हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज है हमारा पार्ट नंबर 3 चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स का। तो ऑलरेडी पहले 2 पार्ट्स में हम मेजरली सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम आगे थर्ड पार्ट से करने वाले हैं। आज हम मेजरली प्रोसीजर करेंगे, हमारा कैसे ट्रेडिंग होती है वो चीज़ हम सीखेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, सीखने वाली चीज़ है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखना है येस आई विल कंप्लीट इट, सो दैट पूरा लेक्चर खत्म करने से पहले कहीं उठ के जा ना सको। ठीक है, जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर पिछले वीडियोस देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख सकते हो। सो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। इन दोनों पे हमारी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है। पर कैसे करी जाती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये समझो। ठीक है, अब तुम देखो अलग अलग लोग इस पूरी वैल्यू चेन में कौन कौन होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम समझते जाएंगे कि ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारी कौन है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 2 है, एनएसई या फिर बीएसई। ठीक है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सारी की सारी कंपनीज आती हैं। सारी की सारी कंपनीज इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। हर कंपनी का हर एक जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ही होता है, इसके पास ही होता है। अगर हमें कुछ भी बाय करना है, अगर हमें कुछ भी सेल करना है, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके ही बाय या सेल करना पड़ेगा। पहले ऑफलाइन होता था, कुछ 20 साल पहले तक, 20 साल पहले तक, ठीक है, 20-25 साल पहले तक ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता था। या तो तुम बॉम्बे जाके करो, ठीक है, घर बैठ के तुम ये सब नहीं कर सकते थे। मतलब घर बैठ के आई थिंक अगर करना था तो तुम्हें डाक के राही, है ना, पोस्ट के राही करना पड़ता था। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हर एक घर में, हर एक फोन में, हर एक जहां भी इंटरनेट है वहां पे तुम शेयर खरीद सकते हो। 10-10 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में। ठीक है, लेकिन शेयर खरीदने के लिए तुम किसी ऐप के थ्रू करोगे। वो ऐप के थ्रू भी तुम क्या करोगे, या तो एनएससी से शेयर खरीदोगे या तो बीएसई से शेयर खरीदोगे। ठीक है, तो दीज आर लाइक इंस्टीट्यूशंस जिनके पास शेयर हैं, तुम उनके पास ही खरीदोगे, उनके पास ही बेचोगे। ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स इसके ऊपर ही लिस्टेड होते हैं, सारे इन्वेस्टर्स इस पे ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये एनएससी और बीएसई 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, इनको संभालने वाला कौन है, सेबी। मतलब कोई एक दादाजी भी तो होना चाहिए ना, जो ये मेक श्योर करे कि यहाँ कोई घपला नहीं हो रहा, जो ये मेक श्योर करे सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी सब कुछ फुलफिल हो रहा है, सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, सारा काम ठीक चल रहा है ना। कोई एक होना भी तो चाहिए जो सारे स्कैम्स को आइडेंटिफाई करे, रोके, सब कुछ ठीक करे। तो वो कौन है, दादाजी हमारे सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी स्कैम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सेबी जो है वो क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसपे सारी कंपनीज लिस्टेड है, सारे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते चले जाना, बहुत सारे नए वर्ड्स, नई टर्म्स, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरे पास डीमटेरियलाइजेशन। देखो पहले जो शेयर्स होते थे वो होते थे लिटरली पेपर पे, पेपर पे लिखा जाता था कि अंशिता जिंदल ने रिलायंस के 15 शेयर खरीदे हैं और उसके बदले में लेट्स से 5,000 रुपए दिए हैं। वो पेपर पे लिखा जाता था और वो पेपर मुझे मिलता था। मैंने रिलायंस में 5,000 इन्वेस्ट किए, मुझे रिलायंस पेपर देता था, लिटरली पेपर पे लिखा जाता था। वो जो पेपर था, है ना, वो पेपर क्या था, एक जैसे रसीद होती है ना, रसीद, वो रसीद क्या होती थी, उसको बोला जाता था कि वो शेयर है। आज की डेट में तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कोई पेपर नहीं मिलेगा। आज की डेट में तो भैया एक ईमेल आ जाती है कि अंशिता जिंदल ने 5,000 रुपए के इतने शेयर खरीदे हैं रिलायंस के। ठीक है, आज की डेट में तो सारा कुछ ऑनलाइन है। तो आज की डेट में वो जो रसीद है, वो जो पेपर है ना, वो पेपर भी ऑनलाइन हो गए। तो उस ऑफलाइन फिजिकल फॉर्मेट वाले शेयर को ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डीमटेरियलाइजेशन। कि जो शेयर्स हैं वो पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब शेयर सर्टिफिकेट उनको बोला जाता था। अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट है इनको ऑनलाइन फॉर्म में रखा जाता है संभाल के। मतलब कि मेरे फोन में, ऐप में मुझे दिख रहा है कि मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। उस ऑनलाइन फॉर्म को क्या बोल रहे हैं, उस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं कि जो शेयर्स हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है। मटेरियल मतलब फिजिकल, डीमटेरियल मतलब नॉट फिजिकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं। सो शेयर्स आजकल डीमैट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, डीमैट फॉर्म में शेयर्स बाय और सेल होते हैं। ठीक है, इससे मेरे शेयर कभी चोरी नहीं हो सकते, कभी कुछ भी गलती इससे नहीं हो सकती। पहले तो पेपर होता था, तो पेपर तो चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा,
अगला वर्ड मेरे पास आता है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या है, एक तरीके से एक बैंक है, ठीक है। डिपॉजिटरी क्या है, एक तरीके से एक बैंक है। अब देखो हो क्या रहा है, पूरा खेल समझो, यहाँ पे पूरा तुम खेल समझो। यहाँ खाली जगह है, चलो चलो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी खाली जगह है, यहाँ पर हम समझते हैं। देखो एक यहाँ पर है, ये इन्वेस्टर है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारा फालतू का पैसा पड़ा है, तो मैंने बोला यार इस पैसे को ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदने शेयर बेचने हैं। शेयर खरीदने बेचने के लिए शेयर किसके पास है, शेयर है एनएससी के पास या बीएससी के पास, ठीक है ना। शेयर्स को या तो एनएससी से खरीदूंगी या तो बीएससी से खरीदूंगी, नेशनल या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदूंगी, ठीक है। मुझे इन तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे बीच के बंदर चाहिए। देखो ये लोग मुझे शेयर दे देंगे, ठीक है, पर मैं शेयर ऐसे अपने पास नहीं रख सकती। जैसे होता है ना कि पैसा, अगर मैं कहीं से पैसा लेके आ रही हूँ, पैसा मैं अपने पास नहीं रखती, बैंक में जमा कराती हूँ। वैसे ही अगर मुझे शेयर कहीं से खरीदने हैं बेचने हैं, तो मैं शेयर अपने पास नहीं रख सकती, मुझे एक बैंक अकाउंट चाहिए। मैं उस बैंक अकाउंट में ही शेयर को जमा करवा के रख सकती हूँ, अपने पास नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि मुझे एक बीच में बैंक चाहिए। वो बैंक नहीं होता, बैंक तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, बैंक की तरह ही मेरे पास बीच में कौन होता है एक डिपॉजिटरी। ये जो डिपॉजिटरी है, ये डिपॉजिटरी क्या करेगा, मेरा एक अकाउंट खोलेगा। ये डिपॉजिटरी क्या करेगा, बैंक की तरह ही होता है। और जैसे मैं अब अगर मुझे पैसा चाहिए, पैसा अगर संभाल के रखना है, तो पैसा संभाल के रखने के लिए बैंक के पास जाऊंगी और बैंक को बोलूंगी मेरा अकाउंट खोल, ताकि मैं अकाउंट में पैसे जमा कर सकूं। तो डिपॉजिटरी के पास जाऊंगी और इसको बोलूंगी कि मेरा एक अकाउंट खोल, जिस अकाउंट का नाम क्या होगा, डीमैट अकाउंट। जिस अकाउंट का नाम क्या होगा, डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट क्या है, डीमटेरियलाइजेशन, अभी पढ़ा है ना डीमटेरियलाइजेशन, कि शेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म में संभाल के रखना। तो शेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म में कहां संभाल के रखोगे, डीमैट अकाउंट में संभाल के रखोगे। सो मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊंगी और उसको बोलूंगी कि भैया मेरा एक डीमैट अकाउंट खोल। पर मैं डिपॉजिटरी के पास भी खुद नहीं जा सकती, उसके लिए भी एक और बीच का बंदर लगेगा, जो कौन होगा, डिपॉजिटरी। यही सेम वर्ड, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये वर्ड, ठीक है। इसको तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि ये कौन है, ये है हमारा बीच में ब्रोकर। अब पूरा खेला तुम्हें समझ आएगा। अगर मुझे पैसा चाहिए, पैसा है मेरे पास, मुझे मान लो यहाँ से मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, मैं सोचू भाई 10 करोड़ घर पे तो नहीं रख सकती, तो मैं एक बैंक के पास जाऊंगी और उस बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगी, जिसमें मैं 10 करोड़ संभाल के रख सकूं। पर बैंक कहता है भैया इतना बड़ा अमाउंट है ना, मैं सीधा तेरे से बात नहीं करूंगा, मेरे ब्रोकर से बात कर, मेरे एजेंट से बात कर, उस एजेंट के थ्रू तू मेरे पास आ, एजेंट के थ्रू तू मेरे पास अकाउंट खुलवा, फिर इस अकाउंट से मैं एनएससी पे तेरे को रजिस्टर करूंगा और वहां से तेरे शेयर्स अपने पास जमा कराऊंगा। तो इन्वेस्टर किसके पास जाएगा, एजेंट के पास। एजेंट किसके पास जाएगा, बैंक के पास। दिस इज नॉट अ बैंक, बट मैं बैंक के एग्जाम्पल दे रही हूँ। इन एजेंट किसके पास जाएगा, डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी के पास जाके तुम्हारा खोलेगा डीमैट अकाउंट, और इस डीमैट अकाउंट के अंदर आएंगे तुम्हारे जो भी शेयर तुम खरीदोगे या बेचोगे। शेयर की खरीद बेच कहाँ करोगे, एनएससी या बीएससी पे करोगे, पर तुम खुद से जाके नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें डिपॉजिटरी के थ्रू, जो डीमैट अकाउंट है उसके थ्रू ही तुम्हें ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये है पूरे का पूरा चेन। तुम यहाँ जाओगे, ये यहाँ पे तुम्हारा डीमैट अकाउंट खोलेगा डिपॉजिटरी के पास, और फिर डिपॉजिटरी के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एनएससी बीएससी पे करोगे। एनएससी बीएससी क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसपे कंपनीज लिस्टेड है, जिसके पास शेयर्स पड़े हैं। इन्वेस्टर कौन हो तुम, जिसके पास पैसा है। डिपॉजिटरी कौन है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसके पास तुम्हें जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट। दो ही डिपॉजिटरीज हैं सिर्फ, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक के पास जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कैसे खुलवाओगे, एक ब्रोकर के थ्रू खुलवाओगे। ये जो ब्रोकर है ये एक एजेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो तुम्हारा अकाउंट खुलवाने में मदद करेगा। एजेंट कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है। आजकल जैसे भी तुम जो एप्स देखते हो, जैसे कि जीरोधा एक ऐप है, ये सारे क्या है, ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो अब हम देख सकते हैं आगे कि क्या है हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें कौन कौन पता चल गया, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर गया डीपी के पास, डीपी ने खोला डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट किसके पास खोला, डिपॉजिटरी के पास, जो दो हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। और डिपॉजिटरी के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू तुम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करोगे, किसके पास, एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। ये है पूरे का पूरा मेरा ट्रेडिंग का प्रोसीजर। तुम यहाँ पर एक सर्कल में देख सकते हो, एक एक करके इन सबको समझेंगे।
सबसे पहला तो क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ब्रोकर वही है तुम्हारा डीपी। डीपी बहुत सारे हैं आजकल, तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, किसी भी एक ऐप के थ्रू तुम डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तुम्हें उस ब्रोकर को क्या देना पड़ेगा, अपना पैन नंबर, दिस ये सारी डिटेल्स तुम्हें अपने ब्रोकर को देनी पड़ेंगी, और वो जो ब्रोकर है तुम्हारी सारी डिटेल्स ले लेगा और तुम्हारा एक डीमैट अकाउंट वो खुलवा देगा, ठीक है। ट्रेडिंग कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। ऑब्वियसली ब्रोकर्स को सेबी के पास जाके रजिस्टर होना पड़ता है। इन्वेस्टर एक जो है एग्रीमेंट साइन करता है अपने डीपी के साथ, ठीक है, और डीपी के थ्रू ही, अपने इस ब्रोकर के थ्रू ही जो इन्वेस्टर है वो आगे जाके शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करता है। लेकिन उससे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें ये सारी डिटेल्स अपने ब्रोकर को देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो मुझे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में। वो ऐप हो सकता है लेट्स से जीरोधा। तो मुझे पहले जीरोधा के पास जाके अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे अकाउंट मांगते हैं ना, ईमेल आईडी मांगते हैं ना आजकल कहीं भी लॉगिन करने के लिए, वैसे जीरोधा मेरी ये सारी डिटेल्स मांगेगा। मैं डिटेल जीरोधा को दे दूंगी, वो मेरा डीमैट अकाउंट खोल देगा। डीमैट अकाउंट कहाँ खोलेगा, या तो एनएसडीएल पे या तो सीडीएसएल पे, और फिर मैं उस डीमैट अकाउंट के थ्रू उस ऐप के ऊपर शेयर्स की खरीद बेच कर सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, फिर वो जो डीपी जो है मेरा, जो मेरा डीपी जो है, डीपी क्या करेगा, मेरा डीमैट अकाउंट खोलेगा, ठीक है, जिसको मैं बीओ भी बोल सकते हो सिंपल भाषा में, डीमैट अकाउंट। डीपी क्या करेगा, मेरा डीमैट अकाउंट खोलेगा। डीमैट अकाउंट किसके पास खोलेगा, डिपॉजिटरी के पास खोलेगा। डिपॉजिटरी कौन सी होगी, या तो एनएसडीएल होगी या तो सीडीएसएल होगी। समझ आती जा रही है चीजें। फिर अब डीमैट अकाउंट तो खुल गया, क्यों खोला है डीमैट अकाउंट, देखने के लिए थोड़ी खोला है, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए खोला है। तो मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगी कोई शेयर खरीदने के लिए, तो अब मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया, ठीक है। मैं एक फिर से बता रही हूँ, ये मैं हूं इन्वेस्टर, मेरे को एक डीपी के पास जाना पड़ेगा। डीपी क्या है, तुम्हारे फोन में एक ऐप है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लेट्स से जीरोधा है। मैं इसके ऊपर लॉग इन करूंगी अपनी सारी डिटेल्स भर के, ये मेरा एक अकाउंट बना देगा। उस अकाउंट को बोला जाएगा डीमैट अकाउंट। वो डीमैट अकाउंट है किसके पास बनाएगा, या तो सीडीएसएल के पास बनाएगा या तो एनएसडीएल के पास बनाएगा। अब मुझे मेरा एक अकाउंट मिल गया, मैं इस अकाउंट के अंदर या तो एनएससी से या तो बीएसई से कभी भी कोई भी शेयर खरीद के इस अकाउंट में रख सकती हूँ और बेच सकती हूँ यहीं से, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगी। ऑर्डर कहाँ पे प्लेस करूंगी, यहाँ पे, ठीक है, डीमैट अकाउंट के थ्रू। डीमैट अकाउंट किसके पास है, इसके पास है। तो टेक्निकली मैं अपना ऑर्डर अपने ब्रोकर को, अपने डीपी को पास जाके प्लेस करूंगी। सो इन्वेस्टर क्या करेगा, अपने ब्रोकर के पास जाएगा, यानी अपने ऐप में जाएगा, वहां पे या तो खरीदने का या तो बेचने का कोई ऑर्डर डालेगा। मैं बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस डाल दूंगी इस ऐप में कि मुझे कितने शेयर्स खरीदने हैं, किस प्राइस पे खरीदने हैं, किस डेट पे खरीदने हैं, किस टाइम पे खरीदने हैं। जब उसको वो ट्रांजैक्शन मैच हो जाएगी मेरी, तो ब्रोकर जो है आगे जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास और बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे मेरे को जो है शेयर की खरीद या बेच कर देगा। मेरे को ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी कि हाँ मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, जो मैंने बोला था वो काम हो चुका है। तो ब्रोकर क्या करेगा, मुझे एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दे देगा। सिंपल भाषा में बोले तो मुझे एक ईमेल आ जाएगी कि मेरा काम हो गया, जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो हो जाएगा। जब ऑर्डर लग गया तो ब्रोकर क्या करेगा, वो ऑनलाइन जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, और अगर मैंने बोला है कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं एट द रेट प्राइस ऑफ ₹10, तो ब्रोकर ने मेरा ऑर्डर ले लिया। अब ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगा, अगेन पीछे अपना बैकएंड में कुछ मैचिंग मैचिंग कर रहे होंगे, और स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ढूंढेगा कि कितने लोग 100 शेयर खरीदने को या बेचने को तैयार है, जो भी मेरा ऑर्डर है। अगर लेट्स से मेरा बाय है तो वो देखेगा कितने लोग 100 शेयर 10 रुपए के रेट पे बेचने को तैयार है, उनके साथ मेरे ऑर्डर को मैच करेगा, और जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो मेरे ऑर्डर को मैच करेगा। यूजुअली सेकंड्स के अंदर ही ये सारा काम हो जाता है। फिर अब ऑर्डर मैच हो गए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो मेरे को जो है 100 शेयर खरीद के दे देगा 10 रुपए के प्राइस पे, और मुझे फिर से एक ट्रेड कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी, ठीक है, कि जो मेरा ट्रेड है वो पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। जब ट्रेड हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, यानी कि एक और ईमेल आएगी कि हाँ मैंने ये कर लिया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, इसके ऊपर एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर होगा इस ईमेल आईडी में, इस ईमेल में, ठीक है। और ये जो है
लीगली परमिसिबल होता है कि मैं इसको लीगली कभी भी कोर्ट में जाके दिखा सकती हूँ इस ईमेल को, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को कि हाँ भैया मैंने ये शेयर खरीदा था, ये शेयर बेचा था, तुम देख सकते हो और उसके बेस पे कोई मेरे ऊपर केस या मैं किसी के ऊपर केस कर सकती हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट वाला ईमेल होगा ये लीगली कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। ठीक है? अच्छा, फिर डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग द पेमेंट। अब क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ ऑर्डर मैच हुआ है कि मैं 100 शेयर खरीदने को तैयार हूँ, कोई और 100 शेयर बेचने को तैयार है। अब मेरे पास शेयर आएँगे और मुझे ₹1000 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मेरा आएगा पे इन डे। पे इन डे पे क्या होगा कि अगर मैंने बाय बोला है, तो पहले दिन पे इन डे पे जो शेयर्स क्योंकि मुझे बाय करना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो पहले दिन मैं अपना पैसा जो है अपने ब्रोकर को दे दूँगी। उस दिन को क्या बोला जाएगा, पे इन डे। कैश इज़ पेड और सिक्योरिटीज़ आर डिलीवर्ड, मतलब कि पे इन डे यानी कि पहले दिन पे फर्स्ट डे पे क्या होगा, अगर मैंने बाय करना है तो मेरा पैसा मेरे को देना पड़ेगा, या अगर मुझे सेल करनी है तो जो भी शेयर्स मेरे पास होंगे वो शेयर्स मुझे आगे अपने ब्रोकर को, अपने डीपी को देने पड़ेंगे। ठीक है? और फिर दूसरे दिन पे क्या होगा, जिसको मैं T+2 डे बोलती हूँ, सेटलमेंट डे बोलती हूँ, पे आउट डे बोलती हूँ। फिर दूसरे दिन पे क्या होगा कि अगर मैंने बाय करा था और पहले दिन जो पैसा दिया था, उसके बदले में शेयर्स आ जाएँगे मेरे पास, या अगर मैंने सेल करा था और पहले दिन पे मैंने शेयर दिए थे, तो दूसरे दिन पे पैसे ट्रांसफर हो जाएँगे मेरे अकाउंट में। तो यानी कि 2 दिन का ये पूरे का पूरा सेटलमेंट साइकिल होता है। पहले दिन पे मुझे पैसा देना है या शेयर देने हैं और दूसरे दिन पे जो भी दूसरी चीज़ है वो मेरे पास आ जाएगी। पैसा आ जाएगा या शेयर मेरे पास आ जाएँगे। 2 दिन का ये साइकिल होता है। पहले दिन को पे इन डे बोला जाता है कि पहले दिन तुम दे दो जो भी तुम्हारे पास है, और दूसरे दिन को पे आउट डे बोला जाता है कि तुम्हें मिल जाएगा जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है? इसको T+2 डे भी बोलते हैं, पे आउट डे को। सेटलमेंट साइकिल 2 दिन का होता है, ठीक है? कि जिस दिन ट्रेड हुआ उसके 2 दिन के अंदर-अंदर सारा ट्रेड सेटल हो जाएगा, ठीक है? The broker then has to make the payment to the investor within the 24 hours of the payout day, ठीक है? सो क्या होता है, देखो ये इन्वेस्टर है जिसने कुछ खरीदा है, ये इन्वेस्टर है जिसने कुछ बेचा है, ठीक है? ये इन्वेस्टर अपने डीपी के पास जाएगा, ये डीपी भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, या तो नेशनल होगा या तो बॉम्बे होगा। ये वाला इन्वेस्टर भी अपने डीपी के पास जाएगा और इसका डीपी भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। डे 1 पे क्या होगा, पे इन डे पे क्या होगा, ये पैसा दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को और ये शेयर दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को। डे 2 पे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज शेयर इधर दे देगा और पैसा इधर दे देगा। ठीक है ना? तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। पहले दिन पैसा गया, शेयर, दोनों चीजें स्टॉक एक्सचेंज के पास आ गई। दूसरे दिन स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर को इधर दे दिया, पैसे को उधर दे दिया। ये पूरे का पूरा हमारा सेटलमेंट साइकिल होता है, ठीक है? बस यहाँ पे मेरा ये पूरा ट्रेडिंग का प्रोसीजर खत्म होता है। एक आखिरी वीडियो कल आएगी जिसके अंदर मैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर अपना उसके बाद हो जाएगा खत्म। अगर यहाँ तक पूरा लेक्चर देख लिया तो डन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में कि पूरा लेक्चर हमने सुन लिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एंड अगर और कोई भी वीडियो देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके सारी प्लेलिस्ट सेव कर लो, ठीक है? ताकि कभी भी कोई भी लेक्चर देख सको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं मिलूंगी कल अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।